नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। हमने आपसे वादा किया था कि आपके बच्चे के करियर के बारे में हम कुछ ऐसी खास बातें लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत मायने रखती हो, आपके बच्चे के करियर को डिसाइड करने के लिए बहुत मायने रखती हो। तो आज हम ऐसे ही कुछ चर्चा लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ है, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, तब से लोगों के जहन में एक बात बहुत ज़्यादा घर कर गई है कि मैं भी पत्रकार बनूं, मैं भी रिपोर्टर बनूं, मैं भी सिनेमाटोग्राफर बनूं, मैं भी कुछ ऐसा करूं ताकि मैं ऑडियो विजुअल में या फिर प्रिंट में कहीं पर भी अपनी एक नई पहचान बना पाऊं। ये सोच बहुत कॉमन सी हो गई है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे बन सकते हैं पत्रकार, कैसे जा सकते हैं जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए। एमएस यूनिवर्सिटी, जहां पर कई सालों से जर्नलिज्म पढ़ाया जा रहा है, और हम आज बात करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से ही हमारे साथ में दो ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जो बरसों से इस फैकल्टी से जुड़ी हुई हैं। इस फैकल्टी में कई बच्चों को उन्होंने तैयार किया है। डॉक्टर निधि शेंदुरकर्णी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। और दूसरे हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रतिभा मैत्रा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो जैसे मैंने बताया कि हम आज कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो स्टूडेंट्स को भी बहुत काम आएगी और पेरेंट्स को भी बहुत काम आएगी ये सारी बातें। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी एफजीसी के बारे में बताइए। मैंने थोड़ा तो बता दिया कि कई सालों से ये फैकल्टी में जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है, पर थोड़ा सा डिटेल में बताइए ताकि वडोदरा शहर के लोग और जहाँ जहाँ भी जिस शहर में हमें देख रहे हैं लोग, वो वडोदरा शहर की एमएस यूनिवर्सिटी की जर्नलिज्म फैकल्टी के बारे में जान सके। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ पे न्योता दिया और एमएसयू में जो जर्नलिज्म का कोर्स चलाया जा रहा है, जो जर्नलिज्म की शिक्षा हो रही है, उसके बारे में आज बात करने का अवसर हमें मिला है। तो फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन एफजेसी की स्थापना 1992 में हुई थी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि दिस इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट फैकल्टीज़ इन द यूनिवर्सिटी। ऑफ कोर्स उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी भी हाल ही में बनी है। तो अगले वर्ष 2022 में फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म को 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1992 में जब इस फैकल्टी की शुरुआत हुई तो एक पोस्ट ग्रेजुएट बीजेसी प्रोग्राम चलता था, विच इज़ कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। ये एक वर्ष का प्रोग्राम था, एक वर्ष का कोर्स था, जहाँ पर कोई भी बच्चा जो कोई बैचलर डिग्री करके आ रहा है वो इस प्रोग्राम को करके एक और बैचलर डिग्री, एक और ग्रेजुएट डिग्री ले सकता था। उसके बाद 1997 में मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़, जो हमारी फैकल्टी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसे लॉन्च किया गया और 1997 से 2017 तक MCS मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चला। MCS जो डिग्री है उसका नोमेनक्लेचर बदलकर 2017 में MJMC कर दिया। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भारतीय उच्च शिक्षा को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उन्होंने नोमेनक्लेचर की एक स्टैंडर्डाइजेशन करने की बात कही। तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज को यूजी लेवल पर BJMC कहा जाता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इन्हें मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो 2017 में हमारा जो MCS प्रोग्राम है उसका नोमेनक्लेचर बदलकर MJMC हो गया। इस बीच 2012 में एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी फैकल्टी में आया कि जो हमारा करिकुलम था वो एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में तब्दील हुआ, CBCS, जहां बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी, ये चॉइस दी जाती है, ये अवसर दिया जाता है कि वो खुद चुने कि किन विषयों को वो पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि नई भारतीय शिक्षण नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाल ही में लागू हुई है। उसका एक वर्ष हम अभी
उत्सव की तरह मना रहे हैं। तो उसी सोच से 2012 में हमारा जो पूरा करिकुलम है वो CBCS में तब्दील हुआ। 2017 ये वर्ष मैं मानती हूँ कि हमारी फैकल्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 3 ऐसे माइलस्टोन्स हमारी फैकल्टी में आए। पहले कि हमने अपना जो नॉमेनक्लेचर था वो UGC के हिसाब से स्टैंडर्डाइज कर दिया। दूसरा, जो UG प्रोग्राम है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो 12वीं के बाद बच्चे कर सकते हैं, जो गुजरात में उस समय उसकी डिमांड बढ़ने लगी थी सोशल मीडिया और काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस देखने के बाद। तो 2017 में हमारा बैचलर्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ और साथ ही साथ 2017 में ही हमारा PhD प्रोग्राम, डॉक्टरल प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 1992 से 2022-30 वर्ष की 30 वर्ष का पूरा प्रवास हम पूर्ण करने वाले हैं। इसमें हमारे पास UG, PG, PhD प्रोग्राम और सर्टिफिकेट कोर्सेस भी हैं। सो हम ये मानते हैं कि हमारी फैकल्टी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस है, एक ऐसी पूर्ण स्पेस है जो मीडिया स्टडीज़, कम्युनिकेशन स्टडीज़, पत्रकारिता की पढ़ाई, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई में बच्चों को तैयार कर सकती है। तो 92 से 2022 का ये 30 साल का प्रवास हमारा रहा है। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगी कि वक्त के साथ में अपने आप को बदलना और वक्त की डिमांड के हिसाब से अपने कोर्सेज में बदलाव लाना, उसके तरीके के साथ में बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है और वो आपकी फैकल्टी कर रही हैं। और वो MS यूनिवर्सिटी, ये बहुत प्राउड होता है जब ये बात जब कहते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे मैम। एडमिशन प्रोसेस, जैसे हर जगह पर जब बच्चा एडमिशन के लिए जाता है तो सबसे अहम मुद्दा होता है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में बताइए, बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ। राइट। सो लाइक जैसे मेरे कॉलीग ने आपको बताया दैट हम कैसे रेलेवेंट, जैसे जैसे टाइम बदला हम रेलेवेंट अपने प्रोग्राम को बनाते गए। मेरे कॉलीग ने ये भी ऐड करा कि कैसे हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन एंड मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को जो है हम पढ़ाते हैं। सो जब आपने रेलेवेंस की बात करी, बिफोर आई कम टू द एडमिशन, मैं ये भी बता दूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट, हम सोशल मीडिया के बारे में इतनी बात करते हैं, तो हमने हमारे प्रोग्राम में जो है न्यू मीडिया कंपोनेंट जो है उसमें जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जहाँ पे हमारे बच्चों को द रेलेवेंस ऑफ सोशल मीडिया, न्यू मीडिया भी पढ़ाया जाता है। सो दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो हमारे प्रोग्राम का है। जहाँ तक एडमिशन्स का सवाल है, हमने बिकॉज हम लोग जो है बहुत टाइम से एडमिशन का प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं, सो जो हमारे पास जो एक्सपीरियंसेस आए हैं मैं उसको लेके इसमें आगे बढ़ूँगी। सो नॉर्मली स्टूडेंट्स आते हैं और स्ट्रेट अवे बोलते हैं हमको कि हमें एडमिशन चाहिए, हम क्या करें, राइट। सो किसी को इस ये नहीं, आई मीन हम जो बताना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक बहुत बढ़िया सुंदर वेबसाइट है, राइट। सो सबसे पहले जब आप टारगेट करना चाहते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम करना है या कोई भी प्रोग्राम जो MS यूनिवर्सिटी में करना है, आपको सबसे पहले जो है वेबसाइट में जाना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप न्यू एडमिशन के लिए भी जाएंगे, सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया, सारा प्रोसेस एडमिशन का ऑनलाइन हो गया है। सो स्टूडेंट को सबसे पहले जो वेबसाइट में जाना है MSUIS, हाँ, ये एक पोर्टल है न्यू एडमिशन को, जहाँ पे बच्चे न्यू एडमिशन के लिए जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा ISS इंटीग्रेटेड सिस्टम, सो ये एक पोर्टल है ना। इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे जाना, कहाँ जाना है। सो उनकी सुविधा के लिए आपको सिर्फ अपने गूगल में टाइप करना है MSUIS स्टूडेंट लॉगिन। ओके, तो द मोमेंट आप वो टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले पेज में जो है वही आ जाएगा, MSUIS स्टूडेंट लॉगिन। और एक बार आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन का है वो पूरा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। एंड देन वहाँ पे द पोर्टल इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दैट स्टूडेंट अपने आप जाके वहाँ पे जो है क्लिक करके सारा जो प्रोसेस है, सो जैसे उसने अप्लाई टू रजिस्टर करा तो एक पेज खुलेगा जहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टेन डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। जैसे ही वो डिटेल्स डाल दी, उनको एक पासवर्ड मिलेगा, उनको यूज़र ID मिलेगा, उसके बेसिस पे वो रजिस्टर करके फिर फर्दर पेजेस में जाएंगे जहाँ पे उनको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स देनी पड़ेंगी और उसको सपोर्ट करने के
के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। सो प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप उस पोर्टल में जाइएगा, रजिस्टर में क्लिक करिएगा, अपनी डिटेल्स डालिए और ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। सो वो एक प्रोसेस हुआ। जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, आपने अपने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन डाल दी, पेपर्स अपलोड कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, देन उसके बाद आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है। सो BJMC के लिए एप्लीकेशन फ़ीस ₹600। आपने जैसे ही वो एप्लीकेशन फ़ी दे दिया, उसके बाद आप रजिस्टर हो जाते हो, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हो चुके हो। तो इट्स अ प्रोसेस है सिंपल, पर सिर्फ ये है कि आपको वो इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देखने पड़ते हैं, फॉलो करने। एंड इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए जो है ऑलरेडी एक वीडियो भी रखा गया है, ताकि स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज ना हो। तो अगर आप वीडियो को देखें तो वीडियो में वेरी क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे। सो द प्रोसेस सिंपल है। सो ये अगर स्टूडेंट्स कर लेंगे तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दैट इज एक वो पॉइंट हुआ, आपने रजिस्टर तो अपने आप को कर लिया। फिर जो सेकंड प्रॉब्लम्स आती हैं, जो स्टूडेंट्स एकदम से हमारे पास आके बोलते हैं कि हमने रजिस्टर तो कर लिया है, लेकिन ये कोर्स क्या है, इसमें मैं क्या पढ़ूंगा, क्या सब्जेक्ट्स हैं, यू नो। सो ये करने से पहले ऑलरेडी हमने जो है वहीं पे हमारे पोर्टल में हमारा प्रोस्पेक्टस रखा हुआ है। हमने जो है वो प्रोस्पेक्टस डिटेल में अगर वो पढ़ें तो मोर देन 50% उनको समझ आ जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या है, राइट। सो एक बार वो प्रोस्पेक्टस पढ़ लें। फिर जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है, हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो प्रोसेस है कि पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। प्री पैंडेमिक के पहले तो एंट्रेंस हुआ करता था, फिर अगर वो क्लियर करते थे तो उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता था, उनको एक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता था। तो ऐसा पूरा एक सीविंग प्रोसेस हुआ करता था जहाँ से हम बच्चों को सिलेक्ट करते थे। पर अब तो वो रहा नहीं। सो अब जो है एंट्रेंस टेस्ट जरूर होता है, और ये ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट है जो MCQ बेस्ड होता है। सो इसमें जो है 50 MCQs आते हैं, और वो MCQs ऑप्शनल, दे आर लाइक, उसमें मल्टीपल चॉइस होता है, और उसका भी जो किस प्रकार वो होगा उसका सारा सिलेबस टेस्ट भी हमने वहाँ पे रखा हुआ है पोर्टल में। सो काफ़ी हद तक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स की वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा ये है कि ये एक प्रोसेस हुआ MCQs का। उसके बाद जो है MCQs वेरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो तो हमने ऑब्जेक्टिव सेंस स्टूडेंट का गेज करा, पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे वो अपने आप को आर्टिकुलेट करेंगे। तो वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बच्चों का समझने के लिए हम उनको ईमेल बेस्ड टेस्ट देते हैं, जिसमें हम बच्चों को ईमेल के थ्रू 1 या 2 क्वेश्चंस देते हैं, और उसको वो लोग जो है उसका रिप्लाई देते हैं। सो हम उनको वर्ड लिमिट देते हैं कि 500-700 वर्ड के अंदर आप ये इसका जवाब दीजिए, एंड वो ओपिनियन बेस्ड होता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि एप्लीकेंट कितना वेल रेड है, एंड ऑल्सो हाउ वेल वो अपने आप को आर्टिकुलेट करता है। सो ये जो है, दिस इज बोथ, दोनों साइड से हम देखते हैं उनका ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड उनका सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। सो ये प्रोसेस के बाद देन हमारा मेरिट लिस्ट बाहर आता है। तो ये सारे प्रोसेस से गुजरना है एक बच्चे को, बिल्कुल, उसके बाद में। और मगर आसान बहुत है, आप जैसे बता रही है कि आप वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट पे जाकर और आपको वो वेबसाइट में कैसे, वो पोर्टल में आप कैसे सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है। तो जो 12th के बाद में जो सर्च कर रहे हैं कोर्सेज को, कॉलेजेस को, तो उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो, मगर ये वीडियो देखकर आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। निधि, बैचलर कोर्स के बारे में बताएं, क्योंकि अभी अभी 12th के रिजल्ट्स आए हैं, तो हमारे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जो बैचलर्स कोर्स, जैसे आपने जिक्र किया कि 2017 में इसकी शुरुआत हुई, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ज़रूर। 2017 में ये कोर्स शुरू हुआ, और जैसे कि मैंने सभी प्रेक्षकों को बताया कि हमारे जो फैकल्टी की जर्नी है, ये जो प्रवास हमने तय किया, वो कैसे तय किया, तो मैं मानती हूँ कि जब इस फैकल्टी की नींव रखी गई 1992 में, हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंटोर्स थे, जिन्होंने इस फैकल्टी की नींव रखी, वो बहुत दूरदर्शी थे, देवर विजनरी। क्योंकि 1992 में ये सोचना कि बड़ौदा जैसे शहर में जो कला नगरी है, संस्कार नगरी है, वहाँ मीडिया और कम्युनिकेशन, जनसंचार, पत्रकारिता का एक कोर्स होना चाहिए, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। मुझे लगता है ये सोचना और इस संस्थान की नींव रखना ये बहुत बड़ी बात है।
और काफ़ी समय तक जैसे मैंने आपको बताया कि मास्टर्स पीजी प्रोग्राम ही चला, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था, और हमारी फैकल्टी जानी भी उसी प्रोग्राम के लिए जाती थी। 2015-16 आते आते गुजरात में ये चर्चा हुई कि 12वीं कक्षा के बाद भी बच्चे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, बट उसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी सीमित हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस हमारी तरह ही पीजी डिग्री ही पढ़ा रहे थे, यूजी डिग्री नहीं पढ़ा रहे थे। तो इसमें हमारे जो डीन है प्रोफेसर नीति चोपड़ा, मैं उनको ही सारा क्रेडिट दूंगी, श्रेय दूंगी। उनकी दूरदर्शिता और यूनिवर्सिटी परिवार की जो फोरसाइट है, विजन है, उसकी वजह से हमें ये प्रोत्साहन मिला कि हम BJMC बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम लॉन्च करें, शुरू करें। इससे पहले क्या होता था कि लोगों को किसी सोशल साइंस में या बीकॉम या BA या इंजीनियरिंग करके वो मीडिया स्टडीज़ की पढ़ाई करते थे। तब ये बात हुई कि क्यों ना बैचलर्स में ही, यूजी डिग्री में ही वो पत्रकारिता और जनसंचार की पढ़ाई करें, और आगे अगर वो मास्टर्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस विचार से, इस सोच से BJMC प्रोग्राम की शुरुआत 2017 में हुई, और अब 30 साल जब पूरे होने वाले हैं फैकल्टी को, तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही यशस्वी रहा है। इट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोग्राम्स। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत है, हमारे पास कई एप्लीकेशंस आती हैं। ये 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, 3 वर्षों का प्रोग्राम है। हर सेमेस्टर में बच्चे को 4 सब्जेक्ट्स थियोरी के पढ़ाए जाते हैं और प्रैक्टिकल कंपोनेंट वो भी पढ़ाया जाता है। सो कुछ विषय हैं जैसे सोशल साइंस के कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, आपने बताया प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो, आजकल पॉडकास्ट एक उभरता हुआ माध्यम है, उसकी भी पढ़ाई, न्यू मीडिया, ट्रांसलेशन स्किल्स। बैचलर्स के और मास्टर्स के दोनों के पाठ्यक्रम में लेखन पर बहुत हमने जोर दिया है। राइटिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर प्रोग्राम। तो अगर कोई पर्यावरण के बारे में लिखना चाहता है, कोई जेंडर के बारे में लिखना चाहता है, कोई मानव अधिकार के बारे में लिखना चाहता है, तो उस प्रकार के विषय भी हम पढ़ाते हैं। डिजिटल राइटिंग है, न्यू मीडिया है, सिनेमा है, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, जैसे डॉक्टर प्रतिभा ने कहा कि ये सब कम्युनिकेशन के ही कंपोनेंट्स है, सहभागी है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। तो ये सब विषय पढ़ाते हैं, और पूरे पाठ्यक्रम में हम थियोरी और प्रैक्टिस, इस इनपुट का एक समन्वय करने का पूरा प्रयत्न करते हैं कि एक बैलेंस हो। प्रैक्टिकल की आपने बात की, तो प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह से बच्चों को तैयार किया जाता है? जी, जैसे प्रिंट मीडिया के लिए हम उनको न्यूज़ लेखन की ट्रेनिंग देते हैं, उनको रिपोर्ट लेखन की ट्रेनिंग दी जाती है। ब्रॉडकास्ट के लिए हम उनको कैमरा एंगल्स, फिल्म मेकिंग का थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बड़ी फील्ड है, तो उनका एक परिचय करवा देते हैं फिल्म मेकिंग से। सोशल मीडिया के लिए वो कैसे लिख सकते हैं, वो कई भाषाओं में अनुवाद कैसे कर सकते हैं, और कैसे किसी भी माध्यम पर, चाहे वो प्रिंट हो, ब्रॉडकास्ट हो, डिजिटल माध्यम हो, कैसे अपनी बात रख सकते हैं। तो इन सब प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। और हमारी फैकल्टी और यूनिवर्सिटी परिवार का ये मानना है कि पत्रकारिता की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और ऐसा माना जाता है कि पत्रकारों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बट आप भी उस फील्ड से संबंध रखती हैं, और आप जानती हैं कि जितना एक पत्रकार पढ़ता है या पढ़ती है, उतना वो किसी एक विषय में, 2 विषय में प्रभुत्व हासिल करने के बाद अच्छे से अपनी बात कह सकते हैं, वो जिम्मेदारी से अपना काम कर सकते हैं। इसलिए पत्रकारिता की पढ़ाई में थियोरी और प्रैक्टिस, इसका एक समन्वय हो, इसका एक बैलेंस हो, ये ध्यान हमारे दोनों BJMC और MJMC प्रोग्राम्स में रखा गया है। और प्रैक्टिकल के तौर पर जैसे रिव्यू लेखन कैसे करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे लिखना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये हमारे करिकुलम का हिस्सा है। और हम फैकल्टी में, यूनिवर्सिटी में इतने इवेंट्स होते हैं, तो उन इवेंट्स में भाग लेने के अनुरूप विद्यार्थियों को ये ट्रेनिंग मिल पाती है कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और प्रोफेशनली वो आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के कोर्स में
क्या तफावत है, क्योंकि बैचलर्स में कुछ पढ़ाया जाता है, मास्टर्स कोर्स में कुछ और पढ़ाया जाता है, तो क्या तफावत है दोनों में? मैं ऐसा मानती हूँ कि बैचलर्स का जो हमारा कोर्स है वो एक बेस है, वो एक तैयारी, इट इज़ द रॉक सॉलिड फाउंडेशन जिस पर विद्यार्थी आगे मास्टर्स कर सकता है, आगे कोई दूसरा प्रोग्राम कर सकता है, गवर्नमेंट परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है, या डायरेक्ट फील्ड में उतरकर काम कर सकता है। फ़र्क ये है कि जो मास्टर्स का प्रोग्राम है उसका इनपुट, उसकी पढ़ाई बहुत इंटेंस है, उसमें विषय भी थोड़े एडिशन है, थोड़े और विषय ऐड किए गए हैं, जैसे कि फोटोग्राफी, विजुअल कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन, कुछ विषय हैं जो एडवर्टाइजमेंट मास्टर्स में है, बैचलर्स में नहीं। दोनों में है। बट जैसे आप कह सकते हैं कि लेवल ऑफ इनपुट, जो बैचलर्स का इनपुट है उसमें हम विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं, उनका बेस बना रहे हैं, एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। मास्टर्स में हम उनको एक और स्तर आगे ले जाकर उनको फील्ड के लिए रेडी कर रहे हैं, दे बिकम फील्ड रेडी, क्योंकि वो बच्चे आए हैं 12th खत्म करके जी, और वो आए हैं ग्रेजुएशन के बाद। जी बिल्कुल जी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्व का जो फ़र्क ये है कि रिसर्च का जो कंपोनेंट है, संशोधन, जो किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, किसी भी विश्वविद्यालय की नींव रिसर्च और संशोधन से रखी जाती है, वो कंपोनेंट हमारे मास्टर्स के करिकुलम में बहुत महत्व का है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे मास्टर्स प्रोग्राम में आते हैं तो उन्हें एक डिजिटेशन करना पड़ता है, रिसर्च डिजिटेशन, उनको रिसर्च मेथड्स में ट्रेनिंग मिलती है, उनको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग मिलती है, उनको पॉलिसी एनालिसिस में ट्रेनिंग मिलती है, और इन सब से उनका जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है, उनकी बुद्धिमत्ता है, वो परिपक्व होकर वो फील्ड में सिर्फ ऐसे व्यक्ति बनकर नहीं जाते जिन्हें इक्विपमेंट्स ऑपरेट करना आता है, बट जो सोच सकते हैं और स्किल्स और टेक्नोलॉजी को भी काम में ले सकते हैं। सो बैचलर्स में हमारे यहाँ जो रिसर्च का कंपोनेंट है वो लिमिटेड है, बट मास्टर्स में हमारे यहाँ जो रिसर्च का कंपोनेंट है वो मैं मानती हूँ हमारा यूएसपी है। ओके, क्या बात है, एक अलग बात जानने मिली। जैसे प्रैक्टिकल पढ़ाई की हम बात कर रहे थे, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या उनको जो स्टूडेंट को प्रिंट में इंटरेस्ट है, या किसी को रेडियो में इंटरेस्ट है, या किसी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरेस्ट है, उनको वहाँ प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए भेजा जाता है? जी, कोर्स में ही इंटर्नशिप और समर ट्रेनिंग, जी, ये जो 2 मॉड्यूल्स हैं इनका समावेश है। हर सेमेस्टर में जब समर ब्रेक होता है, समर वेकेशन होता है, तो हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने विषय वस्तु जिसे भी आप पसंद करते हैं, जिस डोमेन को आप पसंद करते हैं, वहाँ जाकर आप ट्रेनिंग लीजिए। तो अगर किसी को अखबार में काम करना है, समाचार पत्र में काम करना है, तो हम उसे समाचार पत्र में भेजते हैं। आजकल न्यूज़ पोर्टल्स भी काफ़ी प्रचलित हैं, हम वहाँ भी हमारे विद्यार्थी गए हैं। किसी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म मेकिंग, कंटेंट राइटिंग, जिन भी डोमेन्स में उनको रुचि है, उस फील्ड में वो जाकर अपना समर ट्रेनिंग करते हैं। और प्रोग्राम के अंत में जब वो आखिरी सेमेस्टर में आकर पढ़ाई करते हैं तो एक मैंडेटरी इंटर्नशिप उन्हें करनी पड़ती है, जो कंपलसरी है, और ये भी वो किसी भी संस्थान के साथ कर सकते हैं। कई हमारे विद्यार्थी सरकारी संस्थानों के साथ, कई फील्ड का काम करते हैं, कई एनजीओ में जाते हैं, कई मेन स्ट्रीम टीवी और पोर्टल्स में जाते हैं, कई समाचार पत्र में जाते हैं, कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं। तो अलग अलग विषयों में जहां उनकी रुचि है वहां उन्हें ये कंपलसरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो समर ट्रेनिंग ऑप्शनल होती है, बट काफ़ी बच्चे जिन्हें इस फील्ड में ऑलरेडी रुचि है वो समर ट्रेनिंग करते हैं। तो तीसरे या आखिरी वर्ष तक आते आते वो इतने परिपक्व तैयार हो जाते हैं कि उन्हें ये भी पता है कि पत्रकारिता की पढ़ाई क्या है, और उन्हें ये भी पता है कि पत्रकारिता के फील्ड में एक्चुअल में इन रियलिटी वस्तु स्थिति क्या है और काम कैसे होता है। ओके, मैं वापस आऊँगी आपके पास में, लेबोरेटरी पे बात करूँगी, लैब के बारे में। मास्टर्स डिग्री के लिए
जब कोई एप्लीकेशन देता है, उसको एडमिशन लेना है, तो एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे हम, उसके बारे में बताइए। या इसमें एलिजिबिलिटी भी बहुत सिंपल है, जी। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब आते हैं वो एक नोशन के साथ आते हैं कि हमें मास्टर्स करना है, लेकिन हमारा बैचलर्स नहीं हो रखा है जर्नलिज्म में। सो हम क्लियर ये करना चाहते हैं कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो है जर्नलिज्म इटसेल्फ जो है काफ़ी सारे अदर सब्जेक्ट से हमने बोरो करा है ना। सो यहाँ पे जिसको मास्टर्स करना है वो कोई भी डिसिप्लिन से आ सकता है, कोई भी फील्ड से आ सकता है। तो हमारे इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट भी आ सकता है। एग्जैक्टली मैं आपको वही बता रही थी कि कैसे हमारे पास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे पास तो एक्सपीरियंस है जहाँ लोग मेडिकल छोड़ के हमारे पास आते हैं जर्नलिज्म करने के लिए, सीए की पढ़ाई छोड़कर आते हैं। सो क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जहाँ पे आप जो है आप कोई भी डिसिप्लिन से आओ, इसमें आप बिल्कुल अपना मास्टर्स कर सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी इतनी रहेगी कि आपका अंडर ग्रेड डिग्री होना चाहिए, एंड प्री पैंडेमिक में हमारा ऐसा एलिजिबिलिटी होता था कि मिनिमम आपके 50% होने चाहिए। अब भी वी बिलीव कि 50% आपके जो है बैचलर्स में होने चाहिए। सो ये दो मेन एलिजिबिलिटी है, और ये अगर आप कर सकते हो तो फिर आपका रूट इज देन एंट्रेंस, और वो एंट्रेंस क्लियर करना है। बट थोड़ा सा एडिशन यहाँ पे इतना ये करूँगी, नॉट ये एडमिशन रिलेटेड नहीं है, बट मुझे मेरी कोलीग के साथ जो है, जो उन्होंने जिस तरह से बताया, बहुत ब्यूटीफुली बताया दैट कैसे हमारा जो आपने प्रैक्टिकल की बात करी थी ना, प्रैक्टिकल बहुत सारे स्टूडेंट, ये हमारे अब मैं सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ ना, कि जैसे स्टूडेंट्स आते हैं वो एक नोशन के साथ आते हैं कि इमीडिएटली आते बोलते हैं कि हमें आरजेइंग सीखना है या हमें एंकरिंग सीखना है ऑल। सो ये प्रोग्राम के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि एंकरिंग एंड आरजेइंग हम इसमें स्पेशलाइजेशन तो नहीं देते हैं। वो मेरा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पेशलाइजेशन नहीं है। हाँ, स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट जैसे मेरी कोलीग ने बताया कि ये स्किल्स आप होन कर सकते हैं। आप बाहर जाके कैमरा कैसे हैंडल करना, एक क्रैश कोर्स ले सकते हो। आप एंकरिंग कैसे करना, एक क्रैश कोर्स ले सकते हो। तो आपने फोटोग्राफी भी सीख ली, स्किल्स भी आपको आ गए। आप इस ग्लास को जो है बहुत सुंदर तरीके से आप इसका पिक्चर ले लेंगे, पर आप स्टोरी क्या कन्वे करना चाहते हो जी, वो स्टोरी का जो सेंस, उसका जो कंसेप्शन, हाउ यू गोइंग टू परसीव, ये सब कहाँ से आएगा? ये तो कहीं एक स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आएगा। सो हमारा प्रोग्राम जो है उस पे टिका हुआ है। तो जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए होती है, वो एक बार आपके अंदर एकदम स्ट्रांगली आ गई, तो वो स्किल्स एंड दिस टुगेदर करके आप एक फैंटास्टिक कम्युनिकेशन पर्सन बन जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, राइट। और आरजेइंग और एंकरिंग की जहाँ तक बात है, उसमें अहम जो रोल प्ले करता है, जो बात होनी चाहिए आप में, आपने पढ़ लिया, बैचलर्स कर लिया, मास्टर कर लिया, उसी के साथ साथ में अगर आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाई, यानी कुछ भी किसी भी फील्ड का आप पढ़ते हैं, तभी आप बहुत अच्छे एंकर, प्रेजेंटर और आरजे बन सकते हैं। मैं यहाँ एक बात का जिक्र ज़रूर करूँगी, स्मित पंड्या, किशोर काका, आप सब उनको जानते हैं। उनका मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने कहा कि आपको पढ़ने का कितना शौक है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी, इसीलिए मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं इसी कोर्स में, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, मैं कभी फार्मा या की बुक किताबी उठा लेता हूँ जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट मुझे वहाँ से कुछ ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं जिस पे मैं काम करके फिर लोगों को हंसाता हूँ। और किशोर काका आप सब जानते ही हैं, जिस तरह वो अपनी हर बात को प्रेजेंट करते हैं, लगभग 5 कैरेक्टर के वॉइस एक बंदा अगर निकालता है एट अ टाइम, तो वो कितना ज़्यादा रीडिंग करता होगा। तो ये सब बातें होनी चाहिए, और मेरा अनुभव भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे तभी कुछ अच्छा बोल पाएंगे। शब्दकोश नहीं होगा तो आप वो नहीं कर पाएंगे। मास्टर्स के बाद में हम वापस आते हैं कि अभी जैसे 12th के रिजल्ट्स आए, बैचलर्स के लिए जिनको भी एप्लीकेशन देना है, जिनको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए लास्ट डेट क्या है, किस तरह से आप तक पहुंचेंगे? पोर्टल के ज़रिए तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी,
तो क्या है लास्ट डेट? अच्छा प्रतिभा जी आप ही बताइए। हाँ, नहीं, इसमें एक और चीज़ मुझे ऐड ये करनी थी दैट ये जो जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कॉल हमारे पास आते हैं कि हमारे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अब तो खैर आ चुके हैं, पर इवन अगर कभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं या लेट आएंगे, राइट, बिकॉज अभी तक रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए पर उनके इंस्टीट्यूशन से उनको मिले नहीं हैं, और इवन फॉर जो मास्टर्स करेंगे, बैचलर्स की मार्कशीट नहीं आई है, डिग्री नहीं आई है, तो वो लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपलोड नहीं कर पाते। पर वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप फिर भी उसको वेटिंग करके और आगे बढ़ सकते हो। सो प्रोसेस बीच में अटकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। सो वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डेट्स हमारी थोड़ी सी रीशेड्यूल्ड हो गई हैं। पहले जो हुआ था उससे भी थोड़ा रीशेड्यूल हुई है। सो अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड हो चुका है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ही एक्सटेंड? हाँ, वो अभी 13 अगस्त तक जो है रजिस्ट्रेशन ऑन है। सो ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं अप्लाई करा है लेकिन स्टिल अप्लाई। और जो हमारा टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, तो उससे पहले जो है, क्योंकि ये ऑनलाइन होने वाला है, सो इसका एक मॉक टेस्ट होगा, बिकॉज ये ऑनलाइन कैसे देना है, तो एक अंडरस्टैंडिंग कैंडिडेट को मिल जाए, उसके लिए एक मॉक टेस्ट होगा जहाँ पे उनको एक लिंक भेजा जाएगा, एक पासवर्ड दिया जाएगा, और उसके बेसिस पे सिंपल क्वेश्चंस होंगे और उनको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कैसे इसको ऑपरेट करना है ना, और उसके इंस्ट्रक्शंस भी जो हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से प्रॉपरली जाएंगे। तो ये एक मॉक टेस्ट हमने टेंटेटिवली इसको जो है 20th अगस्त में रखा है। सो 20th अगस्त को ये मॉक टेस्ट होगा, एंड देन अराउंड 23rd को जो है हमारा मेन एंट्रेंस टेस्ट होगा 23rd अगस्त को। वो टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके 2-3 दिन के बाद हमारा ईमेल बेस्ड टेस्ट जाएगा। या एंड देन विद इन अ वीक और सो हमारे कैंडिडेट का रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। प्योरली ऑन मेरिट है मैडम ये, बिकॉज हमारे जो है सीट्स जो है, बैचलर्स में 35 सीट्स हैं और मास्टर्स में 30 सीट्स हैं, एंड बहुत कॉम्पिटिटिव है क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत है। सो इतने सारे एप्लीकेशन, उसमें से 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना प्योरली मेरिट में होगा। सो इट्स कॉम्पिटिटिव, सो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आप लोगों को भी सिलेक्ट करने में काफी मुश्किलें आती होगी ना, इस तरह से टेस्ट ये में जो ऑनलाइन के बाद तो इट्स सिंपल कि हमको मेरिट जो टॉप 35 में वही मिल जाते हैं। एक और बात इसमें ये ऐड करना है कि फॉर एग्जांपल कि 35 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, सो अब डिपेंड करता है कि बच्चों ने कैसे परफॉर्म करा है। अगर ऐसा हुआ कि जो लास्ट 35 बच्चा है वो 60 में हमारा मेरिट लिस्ट रुक गया है, सो जो जिसका 59 है वो क्या करें, राइट? सो अगर वो सारे के 35 बच्चे जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन्होंने सबने अपनी फी भर दी, सो देन ऑफ कोर्स जिसका 59 मार्क्स आए, देन उसका कुछ नहीं हो पाएगा। बट ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे 35 स्टूडेंट्स हैं, सो उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि सम स्टूडेंट्स जो है जिनका प्रायोरिटी कुछ और रहा होगा, अगर वो वहां चले जाते हैं तो हमारी मेरिट जो वेटिंग लिस्ट होती है वो बनी रहती है। सो वहां से फिर हम बच्चों को अपग्रेड करते हैं। सो ऐसा नहीं होना, सो देयर हैज टू बी सम होप फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने वो 35 में नहीं करा हो, दैट वे। तो यानी बहुत जल्दी मायूस होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका लक काम कर जाए और कोई चेंज कर ले फील्ड, और आपको वो सीट मिल जाए। इसी संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगी कि पिछले कई सालों से, जब से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कई बार ऐसे होता है कि अगर किसी विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हो पाया और अगर उनमें असल में एक चाह हो कि मुझे पत्रकारिता जनसंचार की पढ़ाई करनी है, तो काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दूसरी बार हमारा एग्ज़ाम दिया, पूरा प्रोसेस दूसरी बार किया और दूसरी बार में उनका एडमिशन हो गया, और जब वो 2 साल के बाद पढ़कर निकलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि हमने दोबारा से कोशिश की। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी कोर्स में MSU में अप्लाई करते हैं जहाँ एक मेरिट बेस्ड प्रोसेस है, अगर पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में आप नहीं सफल रह पाते तो दुखी मत होइए, मायूस मत होइए, दोबारा ज़रूर प्रयास कीजिए, शायद दूसरी बार आप और ज़्यादा तैयारी के साथ, ज़्यादा परिपक्व तैयारी के साथ। बिल्कुल। इस बार जो नया सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए गए हैं उसके बारे में बताइए।
जी, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 1992 से 2022 और 2021 में जो MS यूनिवर्सिटी का मैंडेट है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज हर फैकल्टी लॉन्च करे, शुरू करे। कई फैकल्टीज़ में पहले से ही सर्टिफिकेट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो कई बातों को ध्यान में रख के 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज हमारी फैकल्टी लॉन्च करने जा रही है। कारण ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते हैं, बट शायद उम्र सही नहीं है, जब वो पढ़ना चाहते थे तब उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और अभी कहीं वो काम कर रहे हों और काम के साथ साथ कुछ पढ़ना चाहते हों, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हों इस विषय का। ऐसे लोगों के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज खास हैं, क्योंकि एक निर्धारित समय के ये सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं और ये क्रेडिट बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, जिसका मतलब कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति ये सर्टिफिकेट कोर्स करता है तो उन्हें क्रेडिट्स मिलेंगे। तो 3 जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं, हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में ऑलरेडी इसकी अनुमति मिल चुकी है। पहला है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है, और ना कि पत्रकारिता, कई दूसरे फील्ड से भी लोग आकर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, बातचीत का तरीका अच्छा करना, लिखना, कैसे लिखना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये कोर्स कोई भी कर सकता है। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पहला सर्टिफिकेट कोर्स है। दूसरा फिल्म अप्रिसिएशन। फिल्मों में जो लोग रुचि रखते हैं वो फिल्म को कैसे देखा जाता है, फिल्म की पढ़ाई कैसी होती है, फिल्म को कैसे एनालाइज किया जाता है, इसकी पढ़ाई, उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन कैसे किया जाता है, इसकी पढ़ाई फिल्म अप्रिसिएशन में होगी। ये पढ़ के कोई क्रिटिक भी बन सकता है, एनालाइजर भी बन सकता है। जी जी बिल्कुल, और रिव्यूज लिख सकता है बिल्कुल। और तीसरा, अभी के संदर्भ में पब्लिक पॉलिसी के महत्व को देखते हुए हमने पब्लिक पॉलिसी कम्युनिकेशन, ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो हम लॉन्च करेंगे। अभी सितंबर से फरवरी का जो ड्यूरेशन है उसमें हम फिल्म अप्रिसिएशन का कोर्स लॉन्च करेंगे। बाकी के जो 2 कोर्सेज हैं हम बाद में लॉन्च करेंगे, क्योंकि पॉलिसी एनालिसिस, जो सरकारी इसमें काम करना चाहें, जो रिसर्च में काम करना चाहें, उनको पॉलिसी का ज्ञान, पॉलिसी को एनालाइज करने के जो टूल्स हैं वो अगर उन्हें पता हो, तो इसके लिए पब्लिक पॉलिसी कम्युनिकेशन और मीडिया का तो बहुत ही महत्व का रोल है गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकिंग में। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, फिल्म अप्रिसिएशन और पब्लिक पॉलिसी कम्युनिकेशन, ये 2 क्रेडिट के कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्सेज, शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज, जो जिनकी समय अवधि है 30 घंटे। ऐसे 30 आवर्स, टोटल 30 आवर्स, 30 घंटे। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? अभी जो एलिजिबिलिटी है कि बेसिक ग्रेजुएशन किसी ने भी किया हो किसी भी विषय में, किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज से, वो इन सर्टिफिकेट कोर्सेज को कर सकता है। सो बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि दीज आर लाइक एन एड ऑन। मतलब जो भी विषय आप कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप डेटा साइंस कर रहे हो, अगर आपको इन विषयों में रुचि, आप फिल्में देखते हो पर आपको जानना है कि फिल्मों की पढ़ाई कैसे होती है, फिल्मों को देखने का तरीका कैसे आप अपना शार्पन कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे विषयों में रुचि रखने वाले लोग ये सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। और क्योंकि ये MSU के अम्ब्रेला के अंडर हैं, तो जब आप कोई सर्टिफिकेट करेंगे आपको MSU का एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो अपने ही इसमें बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही ग्लोरियस है। बिल्कुल सही है। यहाँ एक बात मुझे कहनी है। तेजल जानी, आप सब जानते हैं, ये बिग FM की RJ रह चुकी है, अब नहीं है खैर, मगर वो जब अहमदाबाद से यहाँ शिफ्ट हुई तब उसने तय किया था कि कुछ भी हो जाए, MS यूनिवर्सिटी से एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट तो मैं लेके रहूंगी, क्योंकि मेरी फाइल में वो MS यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, MS यूनिवर्सिटी के सिंबल के साथ में मेरे पास। तो ये क्रेज़ बहुत सारे लोगों को होता है, तो मुझे लगता है कि आप में से जिनको भी ये क्रेज़ है वो ये कोर्स में बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आप दोनों से, जो भी जवाब देना चाहे। हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा बच्चा जो पढ़ने जाए उसमें करियर ऑप्शंस कितने हैं, कितना कमा सकता है, किससे अर्न कर पाएगा, कितनी जल्दी से उसे जॉब मिल जाएगी, ये सारी बातें सोचकर फिर वो एडमिशन लेते हैं। तो जब
ये कोर्स में जब मास्टर्स या बैचलर्स में जब स्टूडेंट्स जाते हैं, क्या ऑप्शंस हैं? ये हम दोनों आंसर बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज पेरेंट्स की बहुत एस्पिरेशंस रहती हैं, पर इसमें थोड़े से हमको मिथ्स भी बस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि पेरेंट्स एंड बच्चे ये एक नोशन लेकर आते हैं, खास करके जब जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन जैसा फील्ड होता है उसको बहुत ग्लैमराइज्ड फील्ड माना जाता है, बिकॉज आजकल तो हमारे सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट वगैरह जिस तरह से अराउंड हैं, सो एवरीबडी वांट्स कि हम ये बन जाएं, बट ऑफ कोर्स वहाँ पहुँचने के लिए जो प्रोसेस है वो तो किसी को पता नहीं होता ना, तो वो तो बहुत मेहनत वाला प्रोसेस है। सो नाउ जब प्लेसमेंट्स की बात आती है, पेरेंट्स हमको पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा एंड ऑल, सो मैं पेरेंट्स को एक चीज़ बोलती हूँ, वन कि जॉब्स जो है हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड में आप जाओ, जॉब्स तो सब जगह चाहिए होती है। हम अपनी तरफ से एज एन इंस्टीट्यूशन जो है सब कुछ लगा देते हैं टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट जो है एक वेल राउंडेड स्टूडेंट रहे, लेकिन वो जॉब जब लेनी होती है उसमें बहुत सारा ओनर्स जो है स्टूडेंट में भी होता है। सो हमने यहाँ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। नाउ ये स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छी तरह से हमारे प्रोग्राम के साथ वेल इंटीग्रेटेड रहे। तो एक तो ये होता है कि भाई मैंने डिग्री ले ली, मुझे अब जॉब चाहिए, बट आप हमारे प्रोग्राम के साथ कितने वेल इंटीग्रेटेड रहे हो, कितना आपने हमारे प्रोग्राम से अब्जॉर्ब करा है ना। एंड देन जो है वो स्टूडेंट जब जाता है बाहर फील्ड में, उसको अपना एक ही रिप्रेजेंटिंग हमारा यूनिवर्सिटी, हमारी फैकल्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, एंड वहाँ पे जाके उसके सारे वो स्किल्स दिखेंगे। सो आप कितने अपने आप को वेल प्रेजेंट कर सकते हो वहाँ पे, सो वो जो है एम्प्लॉयर देखेगा, एम्प्लॉयर देखेगा आपका कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयर देखेगा ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज एंड हाउ वेल यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। सो ये जो है थोड़ा ओनस जो है वो एक स्टूडेंट में भी रहता है। प्लेसमेंट्स हमारी बहुत वास्ट है, माय कलीग विल उसको एलैबोरेट करेंगी कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, आई डोंट थिंक सो कहीं ऐसा रहा होगा जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओ हमारे किसी स्टूडेंट को जॉब नहीं मिली है, राइट। इवन इफ उसको जॉब नहीं मिली है, पर उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकता है। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ आवर प्रोग्राम, राइट। सो आई विल गिव इट टू यू निधि, इफ यू कैन आपको आगे एलैबोरेट करिएगा। बिल्कुल। तो इस प्रश्न का अगर मुझे एक वाक्य में उत्तर देना हो, स्काई इज द लिमिट, ऐसा मैं मानती हूँ। पत्रकारिता, जनसंचार के फील्ड में आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि एक बार आप प्रोग्राम कर लें, उसके बाद आप ये सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि मैं क्या करूं। जैसे पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल पॉडकास्ट का माध्यम है, आरजेइंग है। एक रेडियो स्टेशन में भी सिर्फ आरजे नहीं होता, प्रोमो प्रोड्यूसर होता है, कॉपीराइटर होता है, स्टेशन हेड होता है, क्रिएटिव कंटेंट राइटर, क्रिएटिव कंटेंट राइटर, क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। उसी तरह जो अलाइड फील्ड्स हैं कम्युनिकेशन की, जैसे एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया, ट्रांसलेशन। अगर आप एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार हैं तो आप ट्रांसलेशन में जा सकते हैं। आप किसी एनजीओ के साथ उनके डॉक्यूमेंटेशन और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन के रह सकते हैं। आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं, आप किसी टेलीविज़न सीरियल के प्रोडक्शन साइड में काम कर रहे होते हैं या क्रिएटिव साइड में काम कर रहे होते हैं, आप प्रोमो प्रोड्यूसर बन सकते हैं। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से एक बड़ी अम्ब्रेला है, इट्स अ बिग अम्ब्रेला, जिसके अंदर ये बहुत सारे विषय आ जाते हैं। आप किसी थिंक टैंक में भी काम कर सकते हैं। अगर मैं ऐसी विद्यार्थी हूँ जिसे फॉरेन पॉलिसी या गवर्नमेंट के कॉन्डक्ट में, गवर्नमेंट अफेयर्स में मेरी रुचि है, तो मैं किसी थिंक टैंक में काम कर सकती हूँ, मैं किसी एनजीओ में काम कर सकती हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ। और क्योंकि आजकल हम आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर रहे हैं, तो अगर आप पहचान लेते हैं कि आप कहीं जॉब नहीं कर सकते, तो आप खुद की कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, आप एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आप मीडिया सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो मैं मानती हूँ कि, और आपने स्पेशलाइजेशन की बात की, मेरे हिसाब से स्पेशलाइजेशन होना काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में हमारे देश में, जहाँ भी जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। एक बार विद्यार्थी तय कर ले कि मुझे एडवर्टाइजिंग में
रुचि है तब वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है। 12वीं कक्षा के बाद जब विद्यार्थी कोई प्रोग्राम करता है वो इतना परिपक्व नहीं होता, उसमें इतनी समझ नहीं होती कि वो ये निर्णय ले सके कि आगे मेरा करियर किस में करना है। तो स्पेशलाइजेशन का ऐसा नुकसान नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक जनरल डिग्री ले लें और आपको हर एक विषय का एक्सपोजर और ज्ञान मिल जाए, 3 साल में आप इतने समझदार हो जाते हैं कि आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि मुझे इनमें से कहाँ जाना है, कहाँ करियर बनाना है। बिकॉज क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म करियर की तैयारी है, और जैसे हमारे डीन नीति मैम कहते हैं कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स, वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर careers, we are preparing good citizens, we are preparing responsible communication professionals। so देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, एडवर्टाइजिंग में हो, PR में हो, डिजिटल में हो, पोर्टल में हो, वो अपनी प्रोफेशनल भूमिका और नागरिक के तौर पर भी अपनी भूमिका अच्छे से निभा सके, समाज को, विश्व को भी कुछ दे सके अपने काम के द्वारा। इस सोच से हम ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। मैं इसमें एक और ऐड करूंगी, हमारे प्रोग्राम की USP क्या है जी। So, जैसे मेरी कोलीग ने बताया दैट आप द स्काई इज द लिमिट। अब ये प्रोग्राम जैसे हम जो है पूरा कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला है, उस कम्युनिकेशन के अंदर जो है मास मीडिया बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाउ ये प्रोग्राम करने के बाद स्टूडेंट जो है अपने करियर को कितनी ब्यूटीफुली मैन्यूवर कर सकता है जी, राइट। सो एक स्टूडेंट ने जो है वो कर लिया कि भाई मैं प्रिंट मीडिया में जा रहा हूँ, बट जरूरी नहीं दैट ही स्टक विद प्रिंट मीडिया, राइट। फिर कल उठ के उसको ऐसा है कि भाई मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना है या मुझे पब्लिक रिलेशन में जाना है, वो स्विच कर सकते हैं जी। तो आप एक पर्टिकुलर चीज में स्टक नहीं रह सकते। सो ये दिस इज अ USP हमारे प्रोग्राम का, इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है इतना वाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड वास्ट है। सो दिस पार्ट जो है अगर बच्चे समझ जाएं कि भाई आज मैंने जो है प्रिंट में कर लिया, मैं जो है रेडियो में भी जा सकता हूँ, PR में भी जा सकता हूँ, एडवर्टाइजिंग में भी जा सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई आप सभी की कर रहे हैं जी। और हमारे ऐसे उदाहरण भी रहे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत मेन स्ट्रीम से की, मेन स्ट्रीम मीडिया से की, आप भी जानती ही होंगी, और आज शायद वो अपनी कंपनी चला रहे हैं या किसी MNC में काम कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई स्टार्टअप उन्होंने खोला हुआ है, किसी विदेशी अखबार के साथ भी। और अभी तो ज्यादातर कंपनीज में ऐसा है कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्कोप है कि आप वहाँ जाके एक अच्छे तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दी, और खास करके MS यूनिवर्सिटी के बारे में जब बात हो तो मुझे लगता है कि बस सुनते ही जाओ। हर एक फैकल्टी की ये एक बहुत खासियत है, और ये तो मेरी पसंदीदा फैकल्टी है, तो मुझे तो ज़्यादा ही मज़ा आया है। मुझे लगता है कि आप सबको भी मज़ा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बस आखिर में यही कहूँगी, कोर्स चाहे आप कोई भी लें, यानी मास कम्युनिकेशन की ही मैं बात कर रही हूँ, जहाँ आप मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, अपने आप को इतना तैयार ज़रूर रखें कि पढ़ाई के साथ साथ में अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, क्योंकि कॉलेज में जो सिलेबस है वो आपको पढ़ाए जाते हैं, मगर आपको अपने आप को ज़्यादा तैयार करने के लिए उसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन करते रहना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोर्स करने आप बाहर जाएं, ज़रूरी ये है कि आपके पास में जो समय बचता है पढ़ाई के अलावा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई यानी रीडिंग की आदत डालें। रीडिंग के साथ साथ में आप एक फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपने तय कर लिया है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो वहाँ किसी को आइडियल ज़रूर बनाएं ताकि आप उससे ही सीख सकें। ज़रूरी नहीं कि वो किसी चैनल में जाके आप किसी एंकर से आप सीख सकोगे। RJ के लिए, RJing सीखने के लिए किसी रेडियो में जाके उनको सुनो, उनको देखो क्या तरीका है, क्या स्टाइल है उनका बोलने का, क्या तरीका है, किस तरह से वो कोई भी टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको प्रिंट मीडिया में इंटरेस्ट है तो आप अच्छे अच्छे जो कॉलमिस्ट हैं उनको पढ़ो, जो रिपोर्ट्स बनती हैं उससे आप पढ़ो कि आप कैसे रिपोर्ट बना सकते हो। किसी भी न्यूज़ के रिपोर्ट आपको जब बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको खुद को करनी होगी, ये पढ़ाई के अलावा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी आज मिली है। एमएस यूनिवर्सिटी फैकल्टी जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इतने सालों से बहुत सारे पत्रकार यहाँ से निकले हैं, और इन बहुत सारे पत्रकारों में से कई पत्रकार वीएनएम में आकर आज बहुत अच्छी अच्छी चैनल्स में, बड़े अखबार में काम कर रहे हैं। ऐसे आपके बच्चे भी आगे आ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। वीएनएम टीवी पर ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए देखते रहे वीएनएम टीवी। नमस्कार।